फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। पहले सोच रहा था कि इसे डिसकंटिन्यू करूं मैं, क्योंकि ये अपने आप में एक दायित्व की बात है मेरे लिए। तो खैरियत है कि हमारी फेसबुक फ्रेंड है शालिनी जी, उन्होंने एक समस्या रखी है और मैं उसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों, जैसा कि पिछली एक बातचीत में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि के उस पहलू की तरफ ध्यान खींचा था जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनरुत्थानवाद के खिलाफ में जो मुहिम चलाई अपनी इतिहास दृष्टि के जरिए, और किस तरह से अपने इतिहास दृष्टि के जरिए उन्होंने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का विरोध किया, इस बात रखी थी। अनेक लोगों ने अपने तरीके से कुछ चीजें उठाई हैं लिटरेचर में और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। वो ये कि आचार्य शुक्ल ने उर्दू के साहित्य को क्यों नहीं शामिल किया। इसके अलावा भी और भी कई मसले उठे हैं इस प्रसंग में। इस पूरी डिबेट के संदर्भ में एक हिस्टोरिकल फैक्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो ये कि जब आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर एक समझ उनकी है कि उर्दू के साहित्य को हिंदी के साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता है। ये उनकी समझ है और कंसिस्टेंटली वो इसे मेंटेन भी करते हैं। मुश्किल यह है कि जब उन्होंने मध्यकाल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल के हिस्से को शामिल किया, तो उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साहित्य को शामिल किया उसमें। और हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साहित्य को शामिल करते समय वे मध्यकाल तक ही सीमित रहे, वे आधुनिक काल में नहीं आए। एक और चीज है जो कि हम लोग सोचें, जिसे हम लोग उर्दू कहते हैं, वो हिंदी के तौर पर जानी जाती थी और बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग होता था। कई आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ते समय कई प्रश्न उठे हैं। मेरे मन में पहला प्रश्न तो यही उठा, जब अगर अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखते थे और वे पहले कवि हैं खड़ी बोली हिंदी के, तो सवाल ये उठता है कि अमीर खुसरो के बाद में अचानक खड़ी बोली हिंदी में लोगों ने कविता लिखना क्यों बंद कर दिया। क्या वजह थी कि अमीर खुसरो के बाद में खड़ी बोली हिंदी का विकास नहीं हुआ काव्य के क्षेत्र में। अमीर खुसरो की पहेलियां या रुबाइयां देखिए तो आपको लगेगा कि खड़ी बोली हिंदी का क्या शानदार परिष्कृत रूप है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग तक आते आते 500 साल लगे। ये 500 साल ये खड़ी बोली हिंदी कहां गायब हो गई। राजाओं ने तो बाधा नहीं दी थी, राजाओं ने आग्रह भी नहीं किया था कि लेखक किस भाषा में लिखें। मध्यकाल में किसी भी राजा का आग्रह नहीं था किस भाषा में लिखा जाए। फिर खड़ी बोली हिंदी में हिंदी के लेखकों ने कविताएं क्यों नहीं लिखी। ये वे लेखक हैं जो खड़ी बोली हिंदी जहां विकसित बड़ी हुई उस इलाके के लेखक हैं, उन्होंने भी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखा। कोई चीज तो है, मैं चाहूं या ना चाहूं, कोई चीज तो है जिसका कि हम उत्तर नहीं खोजना चाहते हैं। अमीर खुसरो के यहां खड़ी बोली हिंदी को देखने के बाद, अमीर खुसरो की कविताएं पढ़ने के बाद आप यह नहीं कह सकते खड़ी बोली हिंदी नहीं थी और खड़ी बोली हिंदी सिर्फ 19वीं सदी में आई। खड़ी बोली हिंदी थी। अमीर खुसरो ने जिस तरह की परिष्कृत शानदार कविताएं लिखी हैं खड़ी बोली हिंदी की, उससे लगता है कि खड़ी बोली हिंदी थी। लेकिन क्यों गायब हो गई, इसका उत्तर न तो आलोचना देती है न इतिहास देता है। हां,
एक चेंज जरूर हुआ। खड़ी बोली हिंदी जो थी वो हिंदी भी में रूपांतरित हुई, ये अलग डिबेट है। ये मेरी धारणा है कि वह रही, लेकिन वो उर्दू की स्क्रिप्ट में, उसकी परंपरा रही उर्दू की स्क्रिप्ट में। उर्दू गई नहीं थी, खड़ी बोली हिंदी गई नहीं थी, जिसको कि अमीर खुसरो ने लिखा था, लेकिन वो आगे जिस रूप में गई, ये एक अलग पहलू है। सवाल यह है कि आधुनिक काल के आने के साथ में कौन सी चीज ऐसी घटी जिसकी वजह से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साहित्य को शामिल नहीं किया आधुनिक काल के पीरियड में। हमारे जो साहित्य का इतिहास जो लोग पढ़ाते हैं और जो आलोचना लिखते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी मतलब बाधा यह है कि वे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को कंसीडर नहीं करते साहित्य के इतिहास या भाषा के विकास के क्रम में। वे खाली साहित्य की परंपरा के क्रम को देखते हैं और साहित्य की परंपरा के क्रम को देखते हुए वे लगातार उसी में जो उथल पुथल हो रही है, कंट्राडिक्शंस निकल रहे हैं, नई प्रवृत्तियां आ रही हैं, उन्हीं पर नजर रखते हैं। हमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा ही नहीं कि जब छापे की मशीन आई तो वह साहित्य के इतिहास का क्या करेगी, भाषाओं के विकास पर उसका क्या असर पड़ेगा। छापे की मशीन कोई एक खाली एक मुद्रण तकनीक नहीं है, वो एक साधारण चीज नहीं थी। जिस तरह से टेलीविजन एक साधारण एक दृश्य माध्यम नहीं है, उसी तरह जैसे कि ये साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर कम्युनिकेशन एक सामान्य कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये तीनों ही माध्यम यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और साइबर कम्युनिकेशन, ये तीन भिन्न किस्म के पैराडाइम शिफ्ट जो समाज में हुए, संस्कृति में हुए, और इनसे साहित्य और साहित्यकार की दृष्टि, इतिहास और इतिहासकार की दृष्टि इससे प्रभावित और नियमित होती रही है। आचार्य शुक्ल नहीं जानते थे। आचार्य शुक्ल के लेखन से और आचार्य शुक्ल के बाद की आलोचना की परंपरा के लेखन से इस बात का अंदाजा लगता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, मुझे नहीं मालूम कि मेरे अलावा कभी किसी ने इस बात पर लिखा हो, दावेदार बहुत हैं। यह पूछा जाना चाहिए कि छापे की मशीन से साहित्य की भाषा की दिशा क्या होगी। इस पर न तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, न नामवर जी ने लिखा, न शिव कुमार मिश्र ने लिखा, न नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। छापे की मशीन के आने के बाद जो सबसे बड़ी परिघटना घटी वो ये थी कि अब भाषाएं अलग अलग शक्ल में आने लगी। मैं और आप लाख कहें कि हिंदी उर्दू एक गंगा जमुनी सभ्यता की भाषाएं हैं, इनमें सिर्फ लिपि का भेद है, बाकी सब कॉमन है। लाख कहिए आप, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अब जब छापे की मशीन आई तो उर्दू अलग से छपती थी, छापे की मशीन आई तो हिंदी अलग से छपती थी। आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि यह जो शब्द की जो पुनरावृत्ति है प्रिंटिंग में, जिससे कि किताब छप के आती है, जिससे कि अखबार छप के आता है, इससे जो भाषा बन रही है वो भाषा एकदम नई भाषा बन रही है। ये पुरानी भाषा नहीं है, वाचिक परंपरा की भाषा नहीं है। आपके यहां जो साझा संस्कृति थी ना, जिसमें कि भेद खाली लिपि का था, जिसे आप बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो वाचिक परंपरा में तो ठीक था, लेकिन जब लेखन की परंपरा में दाखिल हुए तो ये भेद बहुत बड़ा भेद है। हिंदी उर्दू बहनें थी साझा, इनमें सिर्फ लिपि की जरूरत नहीं पड़ती। उर्दू लिखने आप
तो आपने साहित्य के इतिहास का वाचन की परंपरा में क्या इतिहास बनेगा और किया, लेकिन ठेकेदारी तो आपके ही पास थी। मेरा तो क्षोभ है। सबसे पहले जब इतिहास लेखन की भूमिका लिखी, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास लेखन की भूमिका, पहली बार मेरे दिमाग में ये चीज आई। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये साधारण टेक्नोलॉजी, यहां एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि आप वाचन के युग से लेखन के युग में, लेखन के युग में इतिहास कैसा होगा? लेखन के युग में इतिहास वैसा नहीं होगा जैसा कि आपने सोचा है और आपने लिखा है। आप आचार्य शुक्ल को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस आने वाले फर्क को पहचाना। उन्होंने सिर्फ आधुनिक खड़ी बोली क्षेत्र की सभी भाषाएं और बोलियां अपने अधिकार मांग रही हैं कि नहीं मांग रही? रामविलास शर्मा सही है, नामवर सिंह सही है? दोनों गलत हैं। नामवर सिंह की और रामविलास शर्मा की परंपरा का भार वहन करने वाले सभी आलोचक गलत हैं। और मैं जो लोग पहली परंपरा, दूसरी परंपरा, तीसरी परंपरा, चौथी परंपरा, परंपराओं की जो खोज करने की बीमारी है ना हिंदी में, वाचन युग की परंपरा है और एक लेखन के युग की परंपरा है। बाकी सब बकवास है, अनर्गल है। तो लेखन के युग में कौन सी साहित्य की परंपरा बनेगी? लेखन के युग में कौन सी साहित्य की परंपरा बनेगी? लेखन के संदर्भ में तो साहित्य के इतिहास को देखा नहीं। लेखन के युग में साहित्य का इतिहास प्रेस के संदर्भ में विकसित होगा। आचार्य शुक्ल ने इसे सही पहचाना था और इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साहित्य को इसमें शामिल नहीं किया। उर्दू की जब अलग लिपि थी तो उर्दू जब लिखी जाएगी और जब छापे की मशीन में आएगी तो उर्दू एक अलग स्वतंत्र भाषा होगी, वह हिंदी का हिस्सा नहीं होगी। आप आज भोजपुरी के लोगों को समझा सकते हैं कि भोजपुरी अलग नहीं है? आप बता सकते हैं लोगों को कि विद्यापति हिंदी का लेखक है? समझा सकते हैं आप? नहीं समझा सकते, क्योंकि अब छापे की मशीन से मैथिली अलग प्रिंट होती है, अब छापे की मशीन से अवधी अलग प्रिंट होती है। लिपि तो हिंदी की है। जब उत्तराखंड बना तो क्या मांग थी उत्तराखंड के लोगों की? क्या स्थिति है वहां आज? उत्तराखंड के लोग खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल नहीं करना कर रहे हैं। कुमायूनी में लिखे या गढ़वाली में लिखे, के लोग ये, लेकिन वे खड़ी बोली हिंदी के इस्तेमाल नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ बना, किस पर जोर दे रहे हैं? बोलो। खड़ी बोली हिंदी पर नहीं। कोई कह रहा है संथाली पर जोड़ दो, कोई कह रहा है छत्तीसगढ़ी पर जोड़ दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, छापे की मशीन के आने के बाद हर भाषा और बोली अलग से प्रिंट होगी, तो जाहिर है उसकी अलग से एक पहचान बनेगी। आप उसकी ऑटोनॉमी को, स्वायत्तता को विकसित होने से रोक नहीं सकते। आपने जो धारणाएं बनाई थी वो वाचन के युग में बनाई थी। वाचन के युग में ये बोलियां और भाषाएं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, ये हिंदी
का हिस्सा लगती थी और हिंदी का हिस्सा थी भी। लेकिन छापे की मशीन क्या काम करती है? मार्शल मैक्लुहान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, कोई भी भाषा, उसका कोई भी शब्द जब छापे की मशीन में आता है और उसकी लगातार पुनरावृत्ति होती है, लगातार प्रिंट होता है, मतलब एक किताब में मालूम पड़ा एक शब्द 10,000 बार आया, 20,000 बार आया, तो वो शब्द मेटीरियल फोर्स बन जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ी की किताब या भोजपुरी की किताब या मैथिली की किताब जब छपी, आपने तो छापी थी इसलिए क्योंकि विद्यापति की मैन्युस्क्रिप्ट थी, छापनी थी। आपने रामचरितमानस छापा इसीलिए कि वो हिंदी का था, और लेकिन था तो अवधी में। तो क्या होगा? खड़ी बोली हिंदी का विकास होगा या अवधि का विकास होगा? क्योंकि अवधि अपनी स्वायत्तता अर्जित करेगी। ये जितनी बार छपेगी रामचरितमानस, ये जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति प्रिंटिंग में, उतनी ही बार ये पुष्ट होगी, वैध बनेगी। तो हमने लेखन के संदर्भ में साहित्य की भाषाएं कैसे स्वायत्तता अर्जित करती चली जाती हैं, बोली कैसे भाषा में कन्वर्ट होती जाती है। खड़ी बोली तो बोली थी ना, भाषा नहीं थी। क्यों? की मशीन की वजह से। आपने कभी मुद्रा जो लेखन का उस संदर्भ को कभी देखा ही नहीं, बहुत ही कैजुअल ढंग से लिया उसे, जब वो कैजुअल नहीं लेना चाहिए था। वो बहुत ही बुनियादी उर्दू का प्रश्न अब उर्दू साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैथिली के साहित्य के प्रश्न अब मैथिली के साहित्य में, उसी साहित्य के प्रश्न और ब्रज और अवधि के साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए नहीं है। और ये सारे की सारी भाषाओं मध्यकालीन साहित्य के विमर्श के संदर्भ में के युग में ये एक साझा संसार था, लेकिन आज ये साझा संसार नहीं है। इसलिए आधुनिक काल में सिर्फ खड़ी बोली हिंदी का साहित्य लिया गया। साहित्य का इतिहास लिखते समय आचार्य शुक्ल ने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि इतिहास में हिंदी भाषी क्षेत्र की और किसी बोली और भाषा के साहित्य को उन्होंने आधुनिक काल में शामिल नहीं किया। की एक कमजोरी थी, वो बुनियादी तौर पर साहित्य के आलोचक थे और साहित्य और बेहतरीन आलोचक थे साहित्य के, समाज का उन्हें उस तरह से ज्ञान नहीं था। तो इतिहास में जो समाज संबंधी जो समझ है, उनकी समाज मूलक जो समझ है मध्यकाल की, आधुनिक काल की, तो सही नहीं है। सो साहित्य के बारे में समझ बनाने के लिए, साहित्य की कृतियों के बारे में समझ बनाने के लिए, तो उनका दृष्टिकोण आज भी रिलेवेंट है। हमारे यहां दिक्कत क्या हो रही है, जो साहित्य पर बातें करते हैं वे ये घल्लूघारा करते हैं। वे करते ये हैं कि आचार्य शुक्ल के जो समाज संबंधी दृष्टिकोण है उसका उनकी आलोचना करते हुए साहित्य में इस्तेमाल करते हैं। आचार्य शुक्ल बुनियादी तौर पर समाजशास्त्री नहीं थे, न वो समाज विज्ञानी थे, वो बुनियादी तौर पर साहित्य के आलोचक थे। इसलिए उनके आलोचना संबंधी दृष्टिकोण पर, उनके मुख्य दृष्टिकोण के तौर पर बात करनी चाहिए। समाज की आलोचना, साहित्य की आलोचना उनकी कमजोर आलोचना है, वो उतनी महत्वपूर्ण आलोचना नहीं है और वो सही भी नहीं है। इसलिए मुसलमानों के बारे में और दूसरे मुगल शासकों के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत अनसाइंटिफिक है, और उस अनसाइंटिफिक होने का एक बड़ा कारण यह है कि वो उनका क्षेत्र नहीं है। एक और दिक्कत है जो हिंदी में बहुत शक
इस दिक्कत का एक चीज से संबंध है जो मैं बताना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने 25-30 साल पढ़ाया है हिंदी, और हिंदी के शिक्षकों की मैं मनोदशा को जानता हूं, प्रोफेसरों की, और हिंदी के विद्यार्थियों की मनोदशा को जानता हूं। और एक चीज ध्यान रखिए जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप साहित्य का इतिहास कितना भी सेकुलर साइंटिफिक लिख लीजिए, साहित्य साइंटिफिकली या धर्मनिरपेक्ष ढंग से पढ़ाया जाएगा, ये निर्भर किताब पर नहीं करता, ये बुनियादी तौर पर निर्भर करता है पढ़ाने वाले के दृष्टिकोण पर। मैं एक उदाहरण, आप कल्पना कीजिए उस डीएवी कॉलेज की, आर्य समाज के द्वारा स्थापित कॉलेज पढ़ते थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। उस डीएवी कॉलेज में यज्ञ होते थे, जिसे भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों की पूरी पीढ़ी निकली। किस कॉलेज से निकली? डीएवी कॉलेज से, जहां सुबह यज्ञ हवन होते थे। एकदम ओरिएंटल किस्म की एजुकेशन थी, आर्य समाज के दृष्टिकोण से प्रभावित। लेकिन शिक्षक विद्यार्थी कैसे निकले? लार्ज स्केल पर क्रांतिकारी विद्यार्थी। अभी एनसीईआरटी की सेकुलर बुक पढ़ाई जाती रही है, और हमने एक बड़ी संख्या में धर्मनिरपेक्ष विरोधी विद्यार्थी तैयार किए हैं। और दूर क्यों जाना चाहते हैं आप? सोवियत संघ चले जाइए। सोवियत संघ में तो कोई भी गैर सेकुलर चीज नहीं पढ़ाई जाती थी, सब साइंटिफिक पढ़ाया जाता था। सोवियत संघ का विभाजन क्यों हो गया? सोवियत संघ में ऐसे फासिस्ट नेता क्यों पैदा हुए? समाज की या विद्यार्थियों की चेतना के निर्माण में पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, इसे कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन पाठ्य पुस्तकों से लोगों का दिमाग नहीं बनता। लोगों के दिमाग को बनाने में, लोगों के दिमाग को साइंटिफिक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो शिक्षक है उसके वैज्ञानिक दिमाग की। डीएवी कॉलेज में जो लोग, लाहौर के डीएवी कॉलेज में जो लोग पढ़ाते थे, उनमें से अधिकतर शिक्षक ऐसे थे जो कि साइंटिफिक अप्रोच रखते थे। उनके पढ़ाने की पद्धति से लोगों के अंदर सवाल पैदा होते थे। और तो छोड़ दीजिए, शांति निकेतन को क्यों भूल रहे हैं आप? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर पूजा अर्चना में बड़ा विश्वास करते थे। सेकुलर लोग पैदा किए हैं बड़ी संख्या में शांति निकेतन ने। कहां से पैदा किए? पाठ्यक्रम से नहीं, यहां से। शिक्षक के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यार्थियों को और साहित्य पढ़ाने में। हमने क्या किया है कि हमारे यहां लड़ाई हो रही है किस बात की? एनसीईआरटी की पुस्तक में किसका लेख रहे कि न रहे, कौन सी दृष्टि रहे या न रहे, लड़ लो। पढ़ाते रहे ना, लगातार 50 साल तक एनसीईआरटी की पुस्तकें 40 साल तक पढ़ाई जाती रही हैं। सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि समाज में इतना धर्मनिरपेक्ष वातावरण कैसे बना? जो यूथ, जो धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें पढ़ के बड़ा हुआ, वो कम्युनल कैसे हो गया? क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो शिक्षक है, इस शिक्षक के दिमाग की भी धुलाई करनी चाहिए। शिक्षक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का वाहक भी हो सकता है और विध्वंसक भी हो सकता है। आप सोचिए, डॉक्टर नंबर सिंह मार्क्सवादी,
डॉक्टर नामवर सिंह से बढ़िया मार्क्सवादी आलोचक कोई नहीं। डॉक्टर नामवर सिंह विश्वविद्यालय में अनचैलेंज टीचर, और नामवर सिंह के पैदा हुए अधिकांश विद्यार्थी गैर मार्क्सवादी, और उनमें अनेक घनघोर मार्क्सवाद विरोधी। नंद दुलारे वाजपेयी जो एकदम मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी के पैदा किए गए विद्यार्थी, दर्जनों विद्यार्थी मार्क्सवादी। किस पर निर्भर करता है ये? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए शिक्षक का साइंटिफिक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है। हमारी कुल मिला के स्थिति यह रही है कि हमने कभी गंभीरता से लेखक के दृष्टिकोण के साथ साथ शिक्षक के दृष्टिकोण के सवालों पर और समस्याओं पर विचार ही नहीं किया। हाँ शालिनी जी, ये सही है कि छापे की मशीन के बाद में विभिन्न बोलियों और भाषाओं की सत्ता स्वतंत्र रूप से विकसित हुई और वो ज्यादा आत्मनिर्भर बनी है। वो जितना छपेंगी उतना ही वो अपना अलग संसार बनाती जाएंगी। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि की सबसे बड़ी दिक्कत क्या? आचार्य शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है उसको तो हमने पकड़ा नहीं। किसी आलोचक ने आचार्य शुक्ल के अंदर सांप्रदायिकता खोज ली, किसी आलोचक ने आचार्य शुक्ल के अंदर नेशनलिटी खोज ली। रामविलास शर्मा नेशनलिटी खोजने में सब, और इसकी नींव किसने रखी? और हिंदी जाति को एक नेशनलिटी के तौर पर देखा जाए, इसकी नींव रखी महान धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन ने। आरएसएस वालों ने नहीं रखी, आरएसएस वालों ने तो अभी पकड़ लिया है उसे। हिंदी एक जाति है, यानी नेशनलिटी है। ये जाति और नेशनलिटी की धारणा सबसे पहले किसने दी? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी नेशनलिटी नहीं है। और राहुल ने जब एक बार लिख दिया तो जाहिर है कि रामविलास शर्मा ने उसे एकदम पिकअप कर लिया और 1 दर्जन किताबें लिख दी। अब वो हिंदी का एक पॉपुलर विमर्श, हिंदी एक नेशनलिटी है। उस नेशनलिटी के व्याख्याकार पैदा हो गए, आलोचक पैदा हो गए। और जब हिंदी एक नेशनलिटी है तो फिर उसकी ताकत, गरूर, उसकी हेकड़ी, अगर हिंदी एक नेशनलिटी है तो यह बताओ कि हिंदी का अपनी क्षेत्र की बोलियों और भाषाओं के साथ में क्या रिश्ता है? सरकार ने भी सुनी उनकी, जगह जगह हिंदी के विभाग खोले गए। अरे कम से कम इतना तो बनता है ना कि ब्रिजभाषा के क्षेत्र में ब्रिज के भाषा के विभाग खोले जाते, अवधि के क्षेत्र में अवधि के विभाग खोले जाते, मैथिली के क्षेत्र में मैथिली के विभाग खोले जाते। लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया, आपने सिर्फ हिंदी के विभाग खोले, क्योंकि आपका मानना था कि हिंदी एक मातृभाषा है जो देश को जोड़ सकती है और हिंदी नेशनलिटी है। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि आज हिंदुस्तान में भोजपुरी के लिए, मैथिली के लिए, ब्रिज के लिए आप 10 लेक्चरर की पोस्ट डिक्लेयर कीजिए, आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, एप्लीकेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने पिछले 70 साल में हिंदी के विभागों में न तो मैथिली पढ़ाई, न भोजपुरी पढ़ाई, न अवधी पढ़ाई। और जब एमए का पाठ्यक्रम बनाया, बीए का पाठ्यक्रम बनाया, तो क्या किया आपने? 5 पद कबीर के रख लो, 10 पद तुलसी के रख लो,
अब ये जो भाषाएं थी ये नमूने के तौर पर शामिल हुई, तो फिर नमूना ही रहेगा ना वहां। हिंदी नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट ने और हिंदी का विभाग बनाएंगे इसके कॉन्सेप्ट ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भाषाओं की क्षति की, और खासतौर पर हिंदी क्षेत्र की बोले जाने वाली बोलियों और भाषाओं की क्षति की। मेरी समझ में नहीं आया कि किसने यह बुद्धि दी कि सिर्फ हिंदी के विभाग खोले जाएं। और फिर तो रेला चल निकला, मातृभाषा ही नहीं, अब सारी भाषाओं की अम्मा है हिंदी। कहां से बीमारी आई है? ये शिक्षकों के और आलोचकों के दिमाग से आई है बीमारी, और इसने पूरे के पूरे हिंदी के वातावरण को, हिंदी विभागों के वातावरण को एकदम सांप्रदायिक वातावरण में कन्वर्ट कर दिया। हिंदी के विभाग सांप्रदायिक विभाग नहीं थे पहले। ये जितना ये सेकुलराइजेशन हुआ है ना हिंदी का, उसने हिंदी को कम्युनल किया है, कम्युनल बनाया है, विभाजनकारी भाषा बनाया है। कौन सी चीज जरूरी है? साहित्य का इतिहास पढ़ाए जाने के लिए इतिहास दृष्टि जरूरी है। तो आपके आलोचक के पास में, आपके लेखक के पास में, आपके शिक्षक के पास में इतिहास दृष्टि तो है नहीं। साहित्य का इतिहास है किंतु हाथ में उसके, जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसने हिंदी को दबंगई की भाषा बना दिया, साहित्य की भाषा को। आप देखिए हिंदी के जो आलोचक हैं उनकी हेकड़ी देखिए, आप उनकी दावेदारी देखिए। आज भी रामचरितमानस को क्रॉस करने वाली एक रचना खड़ी बोली हिंदी का कोई कवि लिख नहीं पाया। लेकिन मजाल है कि आप अवधि की सत्ता को स्वीकार कर लें। आज भी आप विद्यापति को क्रॉस नहीं कर पाए। जानते हैं जो हिंदी सिनेमा सबसे ज्यादा जनप्रिय सिनेमा है, जिस पर ये लोग हिंदी वाले सबसे ज्यादा गर्व करते हैं, हिंदी सिनेमा के हर बड़े अभिनेता का जानते हैं क्या मानना है? कि अगर उसे एक बार भोजपुरी की फिल्म मिल जाए, अगर वो जनता में जनप्रिय होना चाहता है तो कहां खोज रहा है वो अपने को? खड़ी बोली हिंदी में नहीं, वो खोज रहा है भोजपुरी में। और आपने किस पर जोर दिया? पूछो, कबीर और तुलसी किस भाषा के? वो खड़ी बोली हिंदी के लेखक नहीं है। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है यही बोलने की वो हिंदी के लेखक है। क्योंकि हम अपहरण करने की कला में माहिर हैं, हम झूठ बोलने में माहिर हैं। सब जानते हैं कि वो हिंदी के लेखक नहीं है, वो दूसरी भाषा के लेखक है। उन भाषाओं का नाम तो बताया जाना चाहिए, सम्मान के साथ बताया जाना चाहिए। आप दूसरी भाषा के लेखक को उसकी भाषा के साथ रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। उर्दू तो दूर की बात है, साहित्य का इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह हिंदी के आलोचकों से यह सवाल किया जाएगा। हिंदी के किसी बड़े आलोचक ने विद्यापति पर किताब क्यों नहीं लिखी? आचार्य शुक्ल की आलोचना यहां पर की जानी चाहिए। यहां पर रामविलास शर्मा की और नामवर सिंह की भी आलोचना की जानी चाहिए।
और जानते हैं ड्रॉबैक क्या है जो मुश्किल आती है मुझे, क्यों पढ़ाता रहा हूं ना, तो मेरे विद्यार्थी तो जानते हैं मेरा स्वभाव। आचार्य शुक्ल की दिक्कत यह नहीं है कि वो उर्दू नहीं पसंद करते थे, आचार्य शुक्ल की ही नहीं, पूरी हिंदी आलोचना की दिक्कत क्या है जानते हैं? वो पूरी की पूरी आलोचना मेल शॉविनिस्ट है, पुंछवादी है। एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको कैसे पुंछवादी है। एक लेखिका थी राजेंद्र बाला घोष, वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। राजेंद्र बाला घोष के साथ में आचार्य शुक्ल के बड़े अच्छे संबंध थे। आचार्य शुक्ल राजेंद्र बाला घोष के साथ 2-2, 4-4 घंटे बैठते थे। वो खाना भी खिलाती थी, नाश्ता भी कराती थी, लंच भी कराती थी, जो भी सम्मान से सेवा हो सकती थी सब करती थी वो बेचारी। लेकिन आचार्य शुक्ल ने कभी उसके बारे में 4 पंक्ति नहीं लिखी। आचार्य शुक्ल ने उसके कहानी संकलन का तो प्रकाशन किया, लेकिन उसके बारे में प्रशंसा में 4 पंक्तियां नहीं लिखी। जब साहित्य का इतिहास लिखने गए तो वे ये नहीं लिख पाए दो टूक ढंग से कि राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली लेखिका है जिसने कहानी, आधुनिक कहानी की शुरुआत की। आचार्य शुक्ल तो जानते थे, आचार्य शुक्ल को मालूम था कि मीरा का योगदान क्या है। मैं आचार्य शुक्ल पर कुछ मामलों में बहुत नाराज हूं, बहुत गुस्सा भी आता है मुझे कभी कभी। जानते हैं मीरा के बारे में सबसे घटिया टिप्पणी अगर किसी ने की तो वो आचार्य शुक्ल थे। उन्होंने लिखा कि मीरा बाबरी थी। मीरा बाबरी नहीं थी, मीरा पागल नहीं थी। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि में, और आचार्य शुक्ल की ही नहीं, बाद में जो पूरी की पूरी आलोचना की विकसित हुई है, उस पूरी की पूरी परंपरा में यह व्याधि है कि वह स्त्रियों और स्त्रियों के लेखन को नहीं देखते। अरे कम से कम स्त्री और स्त्री को तो देखा जाना चाहिए, उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि आपने जो जो नहीं लिखा वो क्या क्या नहीं लिखा। साहित्य के इतिहास में, साहित्य की आलोचना में जो लिखा गया है वो पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन जो नहीं लिखा गया है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं जो आपने लिखा है, जिसका हिंदी की आलोचना अनुसरण करती रही है। किस चीज का अनुसरण करती रही है हिंदी की आलोचना? हिंदी की आलोचना के दिमाग में यह चीज भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है कि स्त्रियों के अंदर कोई विचार नहीं होते, स्त्रियों में कोई शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं है, स्त्रियों के पास में कोई विचारधारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता। वो कहानी लिख लेती हैं, उपन्यास लिख लेती हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग थोड़ा बहुत कर लेती हैं, लेकिन विचार साहित्य लिखने की उनकी क्षमता नहीं है। अभी भी हम लोग मानते हैं साहित्य का इतिहास भरा पड़ा इस तरह की बेवकूफियों से। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपने स्त्रियों के लिखे हुए को कभी महत्व नहीं दिया, उसे कभी दर्ज नहीं किया, आप छिपाते रहे। तो घूम रहे ने जो आलोचक का तमगा लगा के अपने सीने पर पद्मश्री की तरह, ये सारे आलोचक उसमें शामिल हैं। और दूर क्यों जाना चाहते हैं आप? नामवर सिंह ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने आखिरी समय को छोड़कर
2006 के पहले कभी भी किसी भी स्त्री पर कुछ नहीं लिखा, स्त्री के लेखक को महत्व नहीं दिया। रामविलास शर्मा ने 100 किताब लिखी और 100 किताब में सिर्फ एक निबंध लिखा महादेवी वर्मा पर। और आचार्य शुक्ल ने तो पूरे इतिहास में सिर्फ 6 लेखिकाओं का जिक्र किया है, नाम मात्र। 2-4 पंक्तियां लिखी हैं महादेवी पर, दो एक पंक्तियां लिखी हैं मीरा पर, बाकी 4 का नाम भर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के इतिहास में सिर्फ 5 या 6 लेखिकाओं का जिक्र किया है। साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, साहित्य की किताब देखेंगे तो आपको लगेगा औरतें तो कुछ नहीं करती थी, बर्तन मांजती थी, बच्चे पैदा करती थी, ये सब फालतू काम करती थी। साहित्य से कोई लेना नहीं औरतों का। वास्तविकता यह कि हिंदी साहित्य की सबसे श्रेष्ठतम कृतियां अगर लिखी तो औरतों ने लिखी, और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं चैलेंज देता हूं, जो लोग तुलसी की प्रशंसा करते हैं वो जरा तुलसी की पत्नी की कविताएं पढ़ें। यह प्रश्न उठता ही है कि आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि के केंद्र में तुलसी तो आ सकते हैं, रामचरितमानस आ सकता है, लेकिन तुलसी की पत्नी क्यों नहीं आई? तुलसी की पत्नी तुलसी से अच्छी कविताएं लिखती थी। उसकी 750 कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन आपको आलोचना में एक निबंध नहीं मिलेगा उस पर लिखा हुआ। गुस्सा तो आएगी। जब मैंने 1994-95 में तय किया कि मैं स्त्री के साहित्य पर लिखूंगा, तो मैंने हिंदी के जो उपलब्ध बड़े आलोचक थे, मैंने उनसे सबसे इंटरव्यू किए। मेरे पास आज भी वो कैसेट से, मैंने कभी उन्हें पब्लिश नहीं किया, रिकॉर्ड के लिए रखा मैंने। मैं आज शेयर कर रहा हूं आपसे, मैं विद्यार्थियों से शेयर करता रहा हूं ये बात। आप में से बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी नहीं है, मेरे मित्र हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। मैंने 2 घंटा नामवर जी का इंटरव्यू लिया, 2 घंटा मैंने चंद्रवली सिंह का इंटरव्यू लिया, जो कि इनके दादा गुरु माने जाते थे। नामवर सिंह और रामविलास शर्मा जिन्हें अपना बॉस मानते थे आलोचना में। मैंने मुरली मनोहर प्रसाद सिंह का इंटरव्यू लिया। मैंने रामविलास जी से भी बात की, और भी लोगों से बातें की जो कि आलोचना के टॉप लोग थे, इंक्लूडिंग शिव कुमार मिश्र। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, मुझे कुछ नाम बता दो, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता था, जिसे मैं पढ़ने में मुझे सुविधा रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी आलोचक को 15 से ज्यादा नाम याद नहीं थे, संदर्भ याद नहीं थे। जब हिंदी के टॉप आलोचकों का अगर यह हाल है, तो आप यह सोचिए कोई रिसर्च स्कॉलर क्या रिसर्च करेगा। मेरी शुरुआत हुई वहां। मैं लाइब्रेरी गया, दर दर की ठोकरें खाई, काम किया, वो पुस्तक मार्केट में स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। मेरी आंख खुल गई कि हिंदी साहित्य में कितना अंधेरा छाया हुआ है। हिंदी साहित्य की समस्या हिंदी और उर्दू का विवाद नहीं है। हिंदी की साहित्य की समस्या मुसलमान नहीं है। हिंदी की साहित्य की समस्या है, केंद्रीय समस्या है, यह पितृसत्तात्मक और पुंजवादी दृष्टिकोण। और इस पुंजवादी दृष्टिकोण ने हिंदी साहित्य का एकदम बेड़ा गर्क किया है, हिंदी आलोचना का भी बेड़ा गर्क किया है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप में से अधिकतर लोगों ने प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ी होगी। कोई व्यक्ति नहीं जिसने कफन कहानी नहीं पढ़ी हो, और जिसने नहीं पढ़ी हो वो पढ़ ले जाके एक बार, इजीली अवेलेबल है। सवाल यह है कि कफन कहानी के जो नायक हैं, उनकी जो नायिका है, जिस पर वो कहानी केंद्रित है पूरी की पूरी, उस कहानी की जानते ताकत क्या है? उस कहानी की ताकत है वो नायिका, और वो नायिका एक शब्द नहीं बोलती। आलोचना की जिम्मेदारी यह है कि वह उस स्त्री को, जो कि उस कहानी में है और जो मर गई है,
उसको बुलवाए, वो क्यों नहीं बोलती? अगर वो चुप है तो उसके अंदर क्या क्या है? लोग कहते हैं ना कि स्त्री कहां मिलेगी? स्त्री वहां मिलेगी जहां वो चुप रहती है। वो चुप्पी के क्षेत्र, वो साइलेंट के एरियाज, वे स्त्री के एरियाज हैं। आपने क्या किया? आपने वो घीसू माधव कर करके पूरी आलोचना में इतना कचरा इकट्ठा कर दिया कि आप बात नहीं कर सकते आलोचना पर। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आलोचना के लिए घीसू माधव महत्वपूर्ण नहीं है, वह स्त्री महत्वपूर्ण है जो मर गई और बोली नहीं। प्रेमचंद की ताकत यह कि उन्होंने एक ऐसी नायिका गढ़ी जो कि बोलती नहीं है लेकिन पूरी पूरी आलोचना में, रचना में छाई रहती है। कहां मिलेगी औरत? यह आलोचना का काम है उस औरत को खोजना जहां वो चुप रहती है, उसे बुलवाए, उसे भाषा दे। हमारे यहां लिखा है ना नवजागरण पर, बहुत सारे लोगों ने, सारे धुरंधर हैं, सारे एक से एक बड़े टॉप। पूछो तो सही, पूछो तो सही, जो औरतें सती हो गई थीं नवजागरण काल में, उन सतियों का आख्यान क्यों नहीं मिलता? उन औरतों के बयान क्यों नहीं मिलते? राजा राममोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर, किसी ने भी उन औरतों के बयान दर्ज क्यों नहीं किए? साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा ना, नवजागरण लिखा जाएगा, किस पर लिखा जाएगा? अरे जो औरत सती हुई है वह क्या बोलती है, उसे तो बताओ। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है मरने नहीं गए थे, राजा राममोहन राय भी सती होने नहीं गए थे। सती होने वो औरत गई थी जिसका कि सिर्फ प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है, उसका वक्तव्य नहीं मिलता। आलोचना की जरूरत यहां है कि वह जो चुप्पी का क्षेत्र है उसे खोले। आचार्य शुक्ल की आलोचना चुप्पी का क्षेत्र खोलती नहीं है, दिक्कत यहां है। और यही हमने आचार्य शुक्ल से सीखा है। हम लगातार उन क्षेत्रों पर बात करते हैं जो कि इररिलेवेंट हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इररिलेवेंट है। ये जो डैन बने हुए हैं ना, ये जो अड्डे बने हुए हैं पुंशवाद के और पितृसत्ता के, हिंदी के विभाग, हिंदी के प्रोफेसर, इसीलिए क्योंकि आपको स्त्री पसंद नहीं है। और यह परंपरा की नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव तो निश्चित तौर पर आचार्य शुक्ल ने डाली है। तो शुक्ल की परंपरा का तो आप ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी परंपरा के लोग हों, चाहे वो पहली परंपरा के लोग हों, चाहे वो तीसरी परंपरा के लोग हों, चाहे वो चौथी परंपरा के लोग हों। परंपरा के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग पुंशवादी हैं। स्त्री की चिंताएं परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है मित्रों, परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है। स्त्री को परंपरा की जरूरत नहीं है, परंपरा की जरूरत है मुझे, पुरुष को। स्त्री को इतिहास की भी जरूरत नहीं है, इतिहास नहीं खोजती स्त्री। हर स्त्री का इतिहास उससे शुरू होता है। हद हो गई। आपने इतिहास पर इतना जोर दिया कि स्त्री को भी आपने इतिहास की चीज बना दिया। सवाल तो बनता है ना कि जगदीश्वर चतुर्वेदी की स्त्रीवादी साहित्य विमर्श पुस्तक आने के पहले आपने कभी लिखा था क्या? नकलची बंदर बहुत है हमारे यहां, मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, नकलची बंदर बहुत है हमारे यहां, मैं जानता भी हूं, मैं विनम्रता के कारण बोलता नहीं हूं। साहित्य की सबसे बड़ी दिक्कत है स्त्री की अनुपस्थिति और उसके साहित्य की अनुपस्थिति। अगर आपने स्त्री को शामिल किया होता, स्त्री के साहित्य को शामिल किया होता, तो आज हिंदुस्तान का परिदृश्य कुछ और होता। साहित्य की दिक्कत यह नहीं है,
साहित्य की दिक्कत यह नहीं है कि आपने मुसलमान के बारे में क्या कहा ना। मैं एक और छोटी सी बात कह रहा हूं, बात बड़ी है लेकिन वो छोटी सी है। वैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का आपने नाम सुना है सबने। बहुत महत्वपूर्ण लेखिका थी, बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और इतनी शानदार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी कि उनकी जैसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुझे तो अभी कोई दिखाई नहीं देती हिंदी में। गांधी के आंदोलन में, गांधी के लिए उन्होंने औरतों को जिस बड़े पैमाने पर, खासतौर पर उन समुदायों से औरतों को जिस पैमाने पर निकाला था, यानी गरीब घरों की, पिछड़ी जातियों की, निचली जातियों की औरतों को जितनी बड़ी संख्या में निकाला था, उनसे बड़ा योगदान हिंदी भाषी क्षेत्र में किसी भी औरत का नहीं है। एकदम आंदोलनकारी और बहुत ही मिलिटेंट और बहुत ही विनम्र। अनेक लेखक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान को करीब से देखा है, जानते हैं। मुक्तिबोध के अलावा किसी ने सुभद्रा कुमारी चौहान पर नहीं लिखा। और कैसी थी वो, सिर्फ एक मुक्तिबोध ने जो लिखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। और मुक्तिबोध के अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी ने लिखा है, मैं सिर्फ नमूने के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। मुक्तिबोध बीमार पड़े हुए थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली थी, काफी दिन से तनख्वाह रोकी हुई थी मैनेजमेंट ने उनकी। तो सुभद्रा जी को पता चल गया कि मुक्तिबोध बीमार हैं और असुविधा है घर में, तो वो आती थी उनके घर, बर्तन मांजती थी, घर साफ करती थी, खाना बनाती थी और चुपचाप चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मुक्तिबोध से मिलने अज्ञेय आए, और जब अज्ञेय आए तो अज्ञेय वो मुक्तिबोध बात कर रहे थे, और सुभद्रा जी अपनी वो टिपिकल जो गांव की औरत साड़ी पहनती है ना, वैसी साड़ी पहनती थी, और वही फोटो है उनका। तो सुभद्रा जी अपने काम वाम करके जा रही थी, तो अज्ञेय ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये सुभद्रा जी हैं। अब अज्ञेय एकदम आश्चर्यचकित कि इतनी विनम्र सुभद्रा जी जिस समय उनके घर बर्तन मांज रही थी और कपड़े धो रही थी और उनको खाना बना रही थी, जानती वो एमएलए थी। तो उन्होंने बातचीत सुनी अज्ञेय की और मुक्तिबोध की, तो उसी बातचीत से उन्हें पता चला कि मुक्तिबोध को तनख्वाह नहीं मिली कई महीने से। दूसरे दिन वो आई, उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तनख्वाह नहीं मिली है? तो बोले क्या बोलता, मुझे शर्म वैसे ही आ रही थी, परेशान था मैं। बोले चिंता मत करिए आप। अब वो बहुत धाकड़ नेता थी, साधारण नेत्री नहीं थी वो। शिक्षा विभाग में हड़काया, और शिक्षा विभाग ने सीधे प्रिंसिपल को हड़काया, और मुक्तिबोध की तनख्वाह कुछ ही दिन में मुक्तिबोध के पास। इतनी विनम्र, इतनी शालीन, कोई अहंकार नहीं। एकमात्र मुक्तिबोध ने उनके ऊपर निबंध लिखा है, बहुत अच्छा निबंध लिखा है, और हिंदी की आलोचना ने तो लिखा ही नहीं एकदम। महादेवी वर्मा ने इतना काम किया, इतनी महत्वपूर्ण लेखिका थी, लेकिन हिंदी आलोचना ने उन पर कोई काम नहीं किया। और कैसे काम किया, क्या किया, वो कभी मौका लगेगा तो बात। चीज आलोचना में समस्या है हिंदी के पट है, वह स्त्री की अनुपस्थिति, जबकि लड़कियां सब। फिलहाल की बातचीत में मैं सिर्फ दो चीजें अंडरलाइन करना चाहता हूं। पहली चीज, आचार्य शुक्ल की दृष्टि सेक्युलर है और रिवाइवलिज्म के खिलाफ है, लेकिन उसमें एक पुंसवाद भी है, और यह पुंसवाद हर धर्मनिरपेक्ष दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर ये राजा राममोहन जमाने की जो धारणा है वो काम कर रही है थी स्त्री को लेकर। ऐसी होनी चाहिए स्त्री। नवजागरण के लोग, सागर और तमाम दूसरे लोग, इनकी धारणा यह थी कि स्त्री पढ़े तो सही,
लेकिन पढ़े किस, इसलिए कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर सके, इसलिए नहीं कि वो पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बने और नौकरी कर सके। नवजागरण के लोग इसके पक्ष में नहीं थे, वे इसके पक्ष में तो थे कि स्त्री पढ़े और घर संभाले, बच्चे बड़े करे, लेकिन पक्ष में नहीं थे। वे ये तो चाह, क्यों पढ़े? क्योंकि वह पुरुष के साथ में शिक्षित होना उसका जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों से वो प्रेरणा ले रहे थे। तो नवजागरण में एक खास किस्म का नवजागरण की बात के लिए क्रिएट नहीं कर सकते। स्त्री के लिए समान और इक्वल स्पेस, उस बारे में इक्वल धारणा तभी पैदा होती है जब आप नवजागरण के परिप्रेक्ष्य के बाहर जाकर देखें स्त्री को। आप उसे देखते ही नहीं है, आपकी नजर में ही वो चीज नहीं आती। हमारी जो दिमाग है जिसमें कि एक ऑल्टरनेटिव आया, सेक्युलर ऑल्टरनेटिव आया, लेकिन उस सेक्युलर ऑल्टरनेटिव की जो ट्रेजेडी है वो ये है, शादी है। तो औरत देखने के लिए तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के, अब हमारी मुश्किल यह है कि हम धर्मनिरपेक्षता के जरिए सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं। नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का आधार है पुंसवाद। बिना पुंसवाद के धर्मनिरपेक्षता टिकी नहीं रह सकती। और पुंसवाद के जरिए आप सांप्रदायिकता को पछाड़ नहीं सकते, आप धर्मनिरपेक्षता के जरिए सांप्रदायिकता को पछाड़ नहीं सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं इसे, क्योंकि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, मेल शॉविनिज्म, स्त्री विरोधी दृष्टिकोण इन दोनों में कॉमन है। वो तमाम जो सेक्युलर राष्ट्र है वहां पर भी ये समस्या है, स्त्री के प्रति अनइक्वल दृष्टिकोण और स्त्री के प्रति पुंसवादी दृष्टिकोण। वो अमेरिका में भी है, वो फ्रांस में भी है। औरतों को नहीं, इतिहास चाहिए नहीं। कौन सी चीज पसंद करती हैं औरतें? औरतों को विचारधारा से सख्त परहेज है, पसंद नहीं करती। कहां मिलेगी वो? कौन सी चीज पसंद करती हैं औरतें? अनुभूति पसंद करती हैं, फीलिंग्स। विचारों को पसंद नहीं करती। आपकी फीलिंग्स को अगर वो महसूस करेगी, वो अप्रिशिएट करेगी आपको। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाता रहा हूं, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं, कहां मिलेगी औरत? में नहीं, करके देखो, उसे कम्युनिकेट करो फीलिंग्स को। क्या किया, हमने अपनी चेतना में की इमेज बनाई है, औरत की धारणा बनाई है। हम औरत को धारणा के आधार पर, औरत धारणाओं में नहीं होती। अगर औरतों के साहित्य पर लिखा जाएगा, और अगर औरतों के साहित्य पर लिखा जाएगा, औरतों के साहित्य शामिल किया जाएगा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आया है, वो सुविधाजनक है हम सबके लिए। वह काल विभाजन भी सुविधाजनक है। दो उदाहरण दे रहा हूं। हम सब एक मत हैं अभी तक कि भक्ति काल की शुरुआत कबीर से होती है। सारा देश पढ़ा रहा है इस बात को, शुक्ल जी ने लिख दिया, सबने मान लिया, हजारी साहब द्विवेदी ने मोहर लगा दी उस पर।
पहली परंपरा ने भी पास कर दिया, दूसरी परंपरा ने भी पास कर दिया। वास्तविकता यह है कि कबीर के पहले स्त्रियां थीं और वे कविता लिख रही थीं। उमा और पार्वती नाम की दो स्त्रियां थीं जो कबीर के पहले थीं और वे कविता लिख रही थीं। लेकिन आपने उन्हें साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया, क्योंकि आपने जो ढांचा बनाया वह ढांचा टूट सकता था। या यो कहें कि अगर आप आज साहित्य के इतिहास में औरतों के लेखन को शामिल कर लेंगे तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वो काल विभाजन ध्वस्त हो जाएगा। तो मध्यकाल की शुरुआत किससे होती है? कबीर से नहीं होती, उमा और पार्वती की कविताओं से होती है। हमने उनकी कविताएं पब्लिश भी की। सुधा सिंह के साथ में एक किताब है हमारी, स्त्री काव्यधारा, उसमें वो कविताएं हैं उमा और पार्वती की। मैंने सबसे पहले स्त्रीवादी साहित्य विमर्श में इसी चीज को साहित्य की इतिहास दृष्टि के क्रम में उठाया कि अगर हम स्त्रियों के साहित्य को शामिल कर लेते हैं साहित्य के इतिहास में तो उस साहित्य का रूप क्या होगा। दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूं। सारे लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं पहले आधुनिक नाटक लिखे। लिखित मान्यता यही है, हम सब लोग यही पढ़ाते रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच क्या है? इंतजार कीजिए, आ जाएगा सामने, क्योंकि मेरे पास तो साधन नहीं है, इतने जानकारी है। सच यह है कि भारतेंदु के नाटक लिखने के पहले हिंदी भाषी क्षेत्र में और खासतौर पर राजस्थान में स्त्रियों का रंगमंच था। स्त्रियों का पूरा स्त्रियों का थिएटर था, एकदम स्त्री रंगमंच था, जिसमें सिर्फ एक दर्शक राजा होता था। नाटक औरत लिखती थी, अभिनय औरत करती थी। नाटक में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, गाना बजाना, जितनी भी चीजें उपकरण नाटक के हैं, वे सारे के सारे उपकरण औरतें जुगाड़ करती थीं। भारतेंदु के नाटक लिखे जाने के पहले हिंदी भाषी क्षेत्र में औरतें नाटक लिखती थीं और औरतें नाटक खेलती थीं। बहुत बड़ी लेखिका है ज्योतिर्मयी देवी। दूसरी चीजों की भूरी भूरी प्रशंसा की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ज्योतिर्मयी देवी ने अपने अनुभवों में लिखा है, वो जोधपुर में रहती थी, बाद में जयपुर आ गई। उन्होंने अपने अनुभवों में लिखा है कि राजस्थान में 19वीं शताब्दी में स्त्री रंगमंच था, जिसमें सिर्फ पुरुष के नाम पर एक राजा दर्शक होता था और बाकी सब कुछ स्त्रियों का होता था। अगर स्त्री रंगमंच था तो उसकी स्क्रिप्ट कहां है? जाहिर है किसी राज परिवार की लाइब्रेरी में होंगी, डेफिनेटली होंगी। में राजस्थान की औरतें जो थीं, जो रानियां थीं, वो नाटक लिखती थीं। अगर ज्योतिर्मय देवी की बात सच है तो फिर साहित्य के इतिहास के जो आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं होगी, राजस्थान की रानियों से होगी, जिन्होंने रंगमंच लिखा। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की उसे, कभी खोलने की कोशिश नहीं की उसे। ज्योतिर्मयी देवी जानते हैं कितनी बड़ी लेखिका थी? आप इससे समझ लीजिए उसे। विजयदान देथा बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन विजयदान देथा जो यथार्थ नहीं पकड़ पाए। प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, वो राजस्थान का वो यथार्थ ज्योतिर्मयी देवी ने पकड़ा। ज्योतिर्मयी देवी ने राजस्थान में जो लड़कियों को जान से मार देने की प्रथा थी, गर्भ में ही लड़की को मार देने की जो प्रथा थी, उसके खिलाफ में बड़ी मार्मिक और बहुत ही शानदार कहानियां लिखी हैं। ये दोनों प्रथाएं, सवाल यह कि प्रेमचंद को दिखाई क्यों नहीं दी? सवाल यह कि राजस्थान के किसी लेखक को दिखाई क्यों नहीं दी? ज्योतिर्मयी देवी को दिखाई कैसे दी?
किस पे बात करेंगे हम? चारण साहित्य पे बात करेंगे या भ्रूण हत्या और स्त्री हत्या पे बात करेंगे? दिक्कत यहां है। दिक्कत यहां है क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। साहित्य का इतिहास जब बनेगा और उसमें स्त्री को शामिल किया जाएगा तो साहित्य के इतिहास की प्राथमिकताएं और क्लासिफिकेशंस वे नहीं रहेंगे जो आचार्य शुक्ल ने बनाए थे। मजाल है कि आपकी आलोचना और आलोचक जो आपके बगल में बैठे हुए हैं घूम रहे हैं, वो लिख जाएं इस पर। धंधे हैं साहब उनके, मेल शॉविनिज्म के धंधे हैं। पूरी मेल शॉविनिज्म की पूरी इंडस्ट्री चलाते हैं वो हिंदी आलोचना में। पुंसवाद को पुनः प्रतिष्ठित करने में हिंदी के आलोचकों की केंद्रीय भूमिका रही है, और ये वो आलोचक है जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, और घनघोर स्त्री विरोधी काम किया है उन लोगों ने। स्त्री को छिपाना, स्त्री के बारे में बात न करना, स्त्री के बारे में न लिखना, यह स्त्री विरोधी दृष्टिकोण है, और इसे आपने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में किया है। क्यों नहीं बीजेपी प्रबल होगी इन इलाकों में? क्योंकि बीजेपी का जो नहीं है धर्मनिरपेक्षता, उसका असली एजेंडा है मेल शॉविनिज्म और स्त्री को कैसे सबऑर्डिनेट रखा जाए। और मेल शॉविनिज्म जब एजेंडा होगा आइडियोलॉजिकली, तो जानते हैं पुरुष तो वैसे ही गुलाम होगा उसका। मोहन भागवत जब कहता है ना कि अच्छी स्त्री कौन सी? अच्छी स्त्री वह है जो कि सिर्फ चौका चूल्हा संभाले, पलका संभाले, सेवा करे, सवाल न करे, नौकरी न करे। हिंदी की सेकुलर आलोचना इस एजेंडे को अपने तरीके से कैरी आउट करती रही है। और अब आप फेसबुक पर आके और दुनिया भर की बातें करेंगे और बकवास करेंगे सारी सेमिनार्स में जाके, मेरे जैसे लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे। अरे ये सवाल तो पूछो कि इनके महापंडितों के रहते हुए बीजेपी कैसे आ गई मैदान में? क्योंकि तुमने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में पुंसवाद के एजेंडे को सामने रखा, तुमने स्त्री को सबऑर्डिनेट बनाने के एजेंडे को सामने रखा, और इसकी वजह से सारा समाज एकदम कुचल दिया गया। चिंता नहीं होगी? बहुत चिंता होगी। मेरे स्वभाव को जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कुछ चीजों पे, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं इस मामले में ये जो ग्रामसी है उसकी बात का मैं कायल हूं, और मैं उसको मानता भी हूं, व्यवहार में मानता हूं। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि का सबसे कमजोर पक्ष, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का सबसे कमजोर पक्ष, शर्मा और उनके तमाम अनुयायियों की इतिहास दृष्टि का सबसे कमजोर पक्ष है पुंसवाद और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। और यह दृष्टिकोण पूरी आलोचना में छाया हुआ है। वो राहुल सांकृत्यायन हो, रांगे राघव हो, रामविलास शर्मा हो, सबके यहां यह चीज छाई हुई है। तो स्त्री पुरुष में समानता आएगी कैसे? जो विचारक है वो तो आपने एकदम पुंसवाद के हवाले कर दिया है। हिंदी की आलोचना की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल चुनौती और हिंदी के इतिहास चुनौती सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता एक बहुत छोटा एलिमेंट है पुंसवाद का, जान लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती है पुंसवाद, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। हिंदी के आलोचक पितृसत्ता पर बात नहीं करते, वो सब पे बात कर लेंगे, पितृसत्ता पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे आप? क्यों स्केप करेंगे आप? परंपराओं को जब नए सिरे से खंगाला जाएगा, पुनः परिभाषित किया जाएगा, तो पितृसत्ता का सवाल केंद्रीय सवाल के तौर पर उभर कर आएगा। यह सवाल उभर कर आएगा कि स्त्री को साहित्य में शामिल करें कि न करें, या अलग से स्त्री का साहित्य का इतिहास लिखें। सिंबॉलिकली होगा ये काम, ये टोकन रिप्रेजेंटेशन का काम नहीं है। आप सोचिए, सिर्फ सोचिए आप कितनी ताकतवर औरतें रही हैं लेखिकाएं। एक लेखिका थी जो मेरठ से थी, कमला देवी नाम था उसका। बहुत शानदार कहानियां लिखी उसने। और जानते हैं वो साधारण महिला नहीं थी,
वो उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थी। वो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उपाध्यक्ष थी, यूपी की। और उसकी कहानियां इतनी शानदार हैं कि उसकी कहानियों की प्रशंसा प्रेमचंद ने भी की है। मजाल है कि आपके कान में आ जाए वो, मजाल है कभी हम चर्चा करें उसकी। अभी हमारे बीच में ऐसा लेखन है और ऐसी लेखिकाएं हैं जो किसी भी किस्म के जनतांत्रिक आंदोलन से एकदम दूर हैं। कमला देवी की भूमिका यह नहीं है कि उन्होंने कहानियां लिखी, कमला देवी की भूमिका यह है कि वो जनतांत्रिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी, वो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, कहानियां भी लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी भी लिखती थी, कविता भी लिखती थी और जनतांत्रिक आंदोलन की धुरी थी। आपकी वाणी में ओज कहां से आता है? आपकी भाषा में ताकत कहां से आती है? आपके दृष्टिकोण में ताकत कहां से आती है? भाषा से नहीं आती, जनता और उसके संघर्षों के साथ लगाव और जुड़ाव से आती है। प्रश्न नहीं उठेगा ये कि साहित्य की जो परंपरा शुरू की जाए, उस परंपरा में स्त्रियों के साहित्य की जो परंपरा शुरू की जाए, उस परंपरा में यह प्रश्न केंद्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो स्त्री लेखिकाएं उनका आंदोलन से जुड़ाव हो कि ना हो, या वो किसी घर में बैठे और लिखें। के ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि उठाते ही तरह से नहीं एक बहस हो। मैं चाहता हूं कि बहस हो। साहित्य की आज, साहित्य की इतिहास दृष्टि की आज सबसे बड़ी चुनौती है पितृसत्ता और पुंजवादी विचारधारा। और पितृसत्ता सभी विचारधाराओं की अम्मा है, यह जान लीजिए। पितृसत्ता इतनी ताकतवर है कि उसके सामने समाजवादी बौना है। पितृसत्ता इतनी ताकतवर है कि उसके सामने पूंजीवाद बौना है। दोनों व्यवस्थाओं में पितृसत्ता डोमिनेट करती रही है। और यही वजह है कि औरतें ये जो आइडियोलॉजिकल कैटेगराइजेशन होते हैं, इनसे नफरत करती हैं, इन्हें पसंद नहीं करती। उन्हें कौन सी चीज पसंद है? कहां मिलेंगी वो? फीलिंग्स में। तो आपके अंदर स्त्री की अनुभूति जितनी प्रबल होगी, उसे आप समझने के लिए जितना तैयार रहेंगे, आप उतना ही ज्यादा स्त्रियों के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। साहित्य जो लिखा है उसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि औरत के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, और आपके लिए आप तो विचारधारा की कसौटी पर कसते हैं हर चीज को। नहीं, साहित्य का इतिहास अगर अनुभूति के आधार पर लिखा जाएगा तो साहित्य के इतिहास का ढांचा एकदम अलग होगा। अगर साहित्य के इतिहास में औरतों को शामिल कर दोगे तो सारा क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। जानते हैं, भक्ति काल का पूरा साहित्य का ढांचा धराशायी हो जाएगा जो रामचंद्र शुक्ल ने और जाहिब साहब द्विवेदी ने बनाया है, अगर औरतों के मध्यकाल के लेखन को शामिल कर दिया जाए तो। अंत में ये जो औरत है ना, ये औरत बहुत डिसरप्टिव एलिमेंट है। औरत जब भी दाखिल होगी, जहां पर भी दाखिल होगी, तो चीजों को अस्त व्यस्त करेगी। जैसी हैं वैसी नहीं रहेंगी। ये औरत की प्रकृति है, वह चीजों को जैसी है वैसी नहीं रहने देती। साहित्य का इतिहास भी जैसा है वैसा नहीं रहेगा अगर आपने इसे शामिल कर लिया तो। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो किसी औरत से बात करके देख लेना। औरत सिर्फ अब चीजों को डिसरप्ट करती है। नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, नहीं रहने देती, वो यथास्थिति नहीं रहने देती, वो उसे बदलने के लिए मजबूर करती है। अगर स्त्री के साहित्य को आप शामिल करेंगे तो साहित्य के इतिहास का जो ढांचा जो आपने बनाया, जो आप पढ़ाते हैं, वो ढांचा एकदम ध्वस्त हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ढांचा ध्वस्त हो। आचार्य शुक्ल के इतिहास की जरूरत और प्रासंगिकता तब तक थी जब तक औरतों का साहित्य और लेखन सामने नहीं आया था। आज औरतों का लेखन सामने आ चुका है।
ये तमाम रचनाएं सामने आ चुकी हैं मध्यकाल की, आधुनिक काल की, जिन रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने देखा नहीं था। इसलिए साहित्य का इतिहास अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा, अब कुछ और होगा, ये भी नहीं मालूम।